ये कहानी उस समय की है जब राजा रानी हुआ करते थे। बिलसंडा नामक गांव में गजोधर अपने भैया भाभी के साथ रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके भैया ने ही माँ बाप का प्यार देकर उसे बड़ा किया था। जब तक उसके भाई की शादी नहीं हुई थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन भाभी के आते ही कुछ सालों के बाद उसके भैया के भी व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। उसकी भाभी उसे अक्सर ही ताना मारती थी, अरे देवर जी, क्यों पड़े पड़े रोटियां तोड़ते हो? कहीं जाओ, निकलो, काम करो। कब तक हमारी छाती पर मूंग तलते रहोगे? हमारा खर्चा ही पूरा नहीं होता। हम तुम्हें कैसे पालेंगे? तुम्हारे भैया को कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें तो पता ही है। राजा के यहाँ सिपाही ही तो है, दिन भर चौकीदारी करते हैं, तब कहीं जाकर थोड़े पैसे घर में आते हैं और तुम यहाँ पड़े पड़े खाते हो। गजोधर यह सब बातें सुनकर बहुत दुखी होता है और अक्सर ही काम की तलाश में वह इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। उसकी भाभी एक दिन मायके जा रही थी तो अपने पति से कहती है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ मिठाई लेके जाऊंगी। उसका पति कहता है कि यह फजूल खर्ची मैं नहीं कर सकता, अगर तुम्हें अपने घर कुछ लेके जाना है तो घर में ही बना लो, बाजार से खरीदने की क्या ज़रूरत है। उसकी पत्नी बहुत हल्ला मचाती है और अपने देवर से झगड़ा करने लगती है। वह कहती है कि तुम अपने भाई पर इतनी सारे पैसे खर्च करते हो और मैं अपने घर मिठाई लेकर जाना चाहती हूँ, उसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो उसका पति कहता है कि हाँ, नहीं है मेरे पास तुम्हारे घर वालों को देने के लिए पैसे, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे साथ ही रहो। तो फिर उसका पति उसे बहुत सारी बातें सुनाता है और कहता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर पैसे आते हैं। उसकी भाभी सोचती है कि इसका सारा बदला मैं इसके भाई से निकालूंगी, सारा हिसाब किताब पूरा करूंगी। इत्तेफाक से वह कहीं जा रहा था। वह अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, मेरे लिए कुछ खाना बांध दो, मुझे आने में बहुत देर हो जाएगी। उसकी भाभी नाराज तो थी ही, वह खाना बनाती है और लड्डू भी बनाती है। लड्डुओं में वह विष मिला देती है और अपने देवर को देते हुए कहती है कि लो देवर जी, यह खाना लेकर जाओ, अब तुम वापस मत आना, हमारे घर में पैसे को लेकर बहुत तंगी है। वह भी बहुत खुश होता है और कहता है अब मैं तभी आऊँगा जब मुझे काम मिल जाएगा, और वह जंगल के रास्ते चल देता है। थोड़ी दूर जाता है, उसे थकान होती है, तेज धूप के कारण वह बेहाल हो रहा था। वह एक पेड़ के नीचे सो जाता है, तभी उधर से डकैत आ रहे थे। वह सोचते हैं कि अरे, यह आदमी सोया हुआ है, चलो इसके का माल लूट लेते हैं। उसके पास जो रोटियां थीं वह देखकर गुस्सा होते हैं। वह सोचते हैं कि इसने सोना चांदी क्यों नहीं रखा था, फिर उन्हें भूख भी लगी थी। वह सब वहीं पर बैठ के उन रोटियों को खा लेते हैं। रोटियों के नीचे लड्डू रखे हुए थे जिनमें जहर मिला हुआ था। वह उन लड्डुओं को खाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन यह क्या, थोड़े देर में ही वे सभी ढेर हो जाते हैं और ज़मीन पर बेहोश होकर लुढ़कने लगते हैं और थोड़े ही देर बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उन लड्डुओं में जहर मिला हुआ था। उसके बाद जब वह गजोधर उठता है तो देखता है कि उसके आसपास हट्टे कट्टे 25 लोग लुढ़के पड़े हैं। वह सोचता है कि यह क्या हो गया, यह क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ, लेकिन यह तो सच्चाई थी। फिर तभी उसे राजा के सैनिक आते हुए दिखाई दे रहे थे, उसमें सेनापति और मंत्री भी थे। वह जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, वह सारा माजरा देखने लगता है। सभी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अरे, यह तो डाकू हैं जिनकी तलाश राजा ने करने के लिए हमें भेजा था और राजा ने बहुत बड़ा इनाम भी घोषित किया हुआ है। वह सभी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो पहले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। इसके लिए वह पास ही नदी के किनारे जाकर खाना खाने लगते हैं। गजोधर सोचता है कि अरे, यह तो बहुत अच्छा मौका है, मेरी वजह से ये सभी डाकू मरे हैं। लगता है भाभी ने खाने में जहर मिला दिया था, अच्छा हुआ मैंने नहीं खाया और बिना खाए ही सो गया था। अब इन डाकुओं को मैं पकड़ता हूँ। और फिर वह उन डाकुओं के पास जाता है और फटाफट सबके कान काट के एक चादर में रख लेता है और जाकर फिर से छुप जाता है। जब राजा के सैनिक और सेनापति आते हैं तो वह उन डाकुओं को ले जाते हैं और इधर गजोधर वहीं पास के ही धर्मशाला में रात में रुकता है और सुबह बड़े शोर
की वजह से उसकी नींद खुलती है। वह देखता है कि लोग बहुत जश्न मना रहे हैं और कह रहे थे कि डाकू मारे गए, डाकू मारे गए। अब राजा उसके लिए इनाम देंगे। फिर एक जगह वह थोड़ी दूर पर ही लोगों की भीड़ देखता है, वह भी वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि राजा आने वाले हैं और डाकुओं को मारने वाले को पुरस्कृत करने वाले हैं। वह जाकर वहीं खड़ा हो जाता है। सेनापति और सभी लोग बड़े खुश हो रहे थे कि डाकुओं के मारने के कारण हमें इनाम मिलेगा। राजा आकर कहता है, जिन लोगों ने इन डाकुओं को मारा है वे सभी सामने आ जाएं, मैं उन्हें पुरस्कार दूंगा। सेनापति और कुछ सैनिक जाकर सामने खड़े हो जाते हैं। तभी गजोधर वहां पर आता है और कहता है कि महाराज, अगर इनमें से किसी ने डाकुओं को मारा है तो इनसे पूछिए कि इन डाकुओं के कान कहाँ हैं। राजा पूछता है कि हाँ भाई बताओ, कान कहाँ है। सब ध्यान देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनके कान गायब हैं। तो फिर राजा कहता है कि लगता है इन्हें किसी और ने मारा है। फिर गजोधर बताता है कि डाकुओं को आपके सेनापति और मंत्री ने नहीं बल्कि मैंने मारा है। मेरे पास इसका सबूत भी है, देखिए उनके कान मेरे पास है। राजा को उनके कान दिखा देता है। राजा बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि तुमने अकेले इन सभी को मार डाला, तुम तो बड़े वीर हो। वह सेनापति को पास बुलाता है और उसकी झूठ के लिए और उसकी कायरता के लिए उस पर बहुत नाराज होते हुए उससे सेनापति का पद छीन लेता है और गजोधर को सेनापति बना देता है। वह कहता है कि आज से तुम मेरे सेनापति हो। उसे एक अच्छा सा घर रहने के लिए दे देता है। इतना ही नहीं, राजा उसे हाथी घोड़ा भी देता है और बहुत सारा धन देता है। अब वह बहुत खुश था और उसे एक नया नाम भी देता है, 30 मार खां। सभी उसे इसी नाम से जानने लगते हैं। लेकिन जो पुराना सेनापति पद से हटने के बाद नाराज था, लेकिन वह इतने वीर योद्धा को पाकर खुश भी था। उसकी एक जवान बेटी थी, वह अपनी बेटी की शादी गजोधर से कर देता है। अब गजोधर के अच्छे दिन शुरू हो गए थे। कुछ दिनों तक तो वह बहुत ऐशो आराम में जीता है, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। पड़ोस में एक राजा था जो कि बहुत ही दुराचारी प्रवृत्ति का था। वह छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया करता था और अक्सर ही छोटे राज्यों पर चढ़ाई करता था। वह गजोधर जिस राज्य में रहता था उस पर भी वह चढ़ाइयाँ किया करता था। राजा को अचानक से सूचना मिलती है कि पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया है। फिर वह आपातकालीन सभा बुलाता है, लेकिन वह जब गजोधर को देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है। वह सोचता है इस बार मेरी समस्याओं का अंत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास गजोधर जैसा योद्धा है। वह कहता है कि गजोधर के होते हुए मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं है। वह कहता है कि एक अच्छी सी सेना तैयार करो और जाकर युद्ध करो। गजोधर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह तो युद्ध कला कुछ भी नहीं जानता था। वह युद्ध कौशल में निपुण नहीं था। वह मन ही मन बहुत गुस्सा होता है। वह सोचता है कि अगर मेरे पास भाभी के बनाए हुए लड्डू होते तो मैं इस राजा को खिलाकर खुद राजा बन बैठता, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और सेना का भी चयन करता है। जब राजा उसे अस्तबल में ले जाता है और घोड़ा चुनने के लिए कहता है, गजोधर ने देखा एक घोड़ा 3 टांग पर खड़ा था और एक टांग ऊपर किए हुए था। उसने सोचा ये घोड़ा लंगड़ा है और धीरे धीरे चलेगा। जब सारी सेना आगे बढ़ जाएगी तो मैं पीछे रह जाऊंगा, सेना लड़ाई करेगी और मैं बच जाऊंगा। गजोधर जब उस घोड़े को चुनता है तो मंत्री राजा से उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि देखिए महाराज, सेनापति जी कितने समझदार हैं। उन्होंने सबसे बेहतरीन नस्ल का घोड़ा चुना है। असल में इसे घोड़े की नस्ल ऐसी होती है कि यह अपने एक पैर को आराम देता रहता है, इसलिए लगता है कि ये 3 पैरों पर खड़ा है, लेकिन भागने में ये सबसे तेज होता है। राजा भी प्रसन्नता में फूला नहीं समा रहा था। वह कहता है, तभी तो मैं यह कहता हूँ कि यह सेनापति हमारा सबसे बड़ा योद्धा है और इसके होते हुए हम अवश्य ही विजय को प्राप्त करेंगे। असल में बेचारे गजोधर को घोड़े के नस्ल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने गलती से वह घोड़ा चुन लिया था। वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से विदाई लेता है और उस समय वह उससे कहता है कि तुम मुझे इस घोड़े पर अच्छी तरह बांध दो,
उसकी पत्नी बड़ी हैरानी से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं आपको घोड़े से क्यों बांध दूं? पत्नी की बात सुनकर गजोधर साहस जुटाते हुए उससे कहता है कि ताकि मैं युद्ध करते वक्त घोड़े से गिर ना जाऊं, मैं जान की बाजी लगाकर युद्ध लड़ूंगा और मैदान जीतकर लौटूंगा। उनकी पत्नी ने उन्हें घोड़े पर मजबूती से बांध दिया। एक तलवार उनके कमर में थी और 2 तलवारों को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया और युद्ध की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वह कुछ दूर चले, उनके आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि वह घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि गजोधर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वह बहुत डरता है। वह सोचता है कि मैं तो इस पर काबू ही नहीं कर पाऊंगा। वह जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। उनकी सेना समझती है कि यह मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए घोष कर रहे हैं। नगाड़ों की आवाज में उन्हें कुछ साफ साफ सुनाई नहीं देता है। सेना के अंदर सेनापति की आवाज सुनकर बहुत ही उत्साह भर जाता है और वह दुगने उत्साह से युद्ध करने लगते हैं। इधर गजोधर की हालत बहुत पतली होती जा रही थी। वह अब इस घोड़े से मुक्ति पाना चाहता था। वह सोचता है मैं क्या करूं। तभी उसे सामने से 2 पेड़ दिखाई देते हैं। वह सोचता है कि मैं इन दोनों पेड़ों को पकड़ लूंगा और बच जाऊंगा। वह हवा से बातें करते हुए घोड़े पर तो चढ़ा ही था। उसने दोनों तलवार फेंक दिए और जैसे ही वे पेड़ नजदीक आए, उसने अपने दोनों हाथों से उन पेड़ों को पकड़ लिया। लेकिन यह क्या हुआ, जैसे ही उसने पेड़ पकड़े, वे दोनों पेड़ उसके हाथों में आ गए। वह घोड़ा रुकने की बजाय और तेजी से भागा। अब उसके दोनों हाथों में 2 बड़े पेड़ थे, जिसके कारण उसकी छवि बहुत ही खतरनाक लग रही थी। सामने शत्रु देश की सेना खड़ी थी। वह देखते हैं कि यह तो कोई बहुत बड़ा योद्धा है, इसके हाथ में इतने बड़े बड़े वृक्ष, अरे यह तो न जाने क्या करेगा। लेकिन वह यह नहीं जान रहे थे, वह तो अपने आप को बचाने के लिए पेड़ को पकड़ा था और पेड़ उखड़कर उसकी हाथों में आ गया था और वह अपने मदद के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन वह यह समझ नहीं पाते हैं। उसका सेनापति जब उसे देखता है तो सोचता है कि यही 30 मार खां है और इसके बहादुरी के किस्से तो मैंने बहुत सुने हैं। न जाने आज मेरा यह क्या हाल बनाएगा, इससे तो जीतना असंभव है। फिर वह डर के मारे बड़बड़ाने लगता है कि ये योद्धा जो हथियार की जगह पेड़ों का इस्तेमाल करता है, वह कितना बलवान होगा। इससे तो मैं जीत नहीं सकता, मैं तो मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। यह सोचता हुआ डर के मारे सेनापति भाग गया और उसके भागते ही उसकी सेना भी उसके पीछे पीछे भाग गई। शत्रु को इस तरह भागता हुआ देखकर 30 मार खां की सेना बहुत प्रसन्न हुई। वह समझ गए कि यह 30 मार खां से डर चुके हैं और इसलिए वह भाग रहे हैं और सभी बहुत प्रसन्न होते हैं और झूमकर नाचने लगते हैं। सभी सैनिक 30 मार खां को अपने कंधे पे उठा लेते हैं और उसकी जय जयकार करने लगते हैं। राजा को जब यह बात पता चलती है तो वह बहुत प्रसन्न होता है। इधर वहाँ जितने भी पड़ोसी राज्य थे वे सभी गजोधर से डरने लगते हैं। वह सोचते हैं कि उनकी सेना में एक ऐसा सेनापति है जो कि हम पर भारी पड़ सकता है। इसलिए सभी राज्य राजा के पास संधि का प्रस्ताव भेजते हैं। राजा भी इससे गजोधर से बहुत खुश होता है और उसे एक महल इनाम में देता है और उसकी बहुत प्रशंसा भी करता है। अब गजोधर की जिंदगी पलट चुकी थी। वह राजा का खास आदमी बन चुका था और बड़े ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगा। वह मन ही मन अपनी भाभी के प्रति शुक्रगुजार रहता है, क्योंकि उसी की लड्डुओं के कारण उसे आज यह दिन मिला था। वह सोचता है कि भगवान ने मुझे कई बार बचा लिया, लेकिन शायद अब न बचाए। इसलिए वह युद्ध कौशल भी सीखता है। तरह तरह के युद्ध कलाओं में वह निपुण होता है और एक दिन सचमुच वह बहुत बड़ा योद्धा बन जाता है। तो भक्तों, जैसे गजोधर के दिन फिरे वैसे हम सबके भी दिन फिरे और सबकी जिंदगी में खुशियां छा जाए। जय श्री राम, जय श्री राम।